आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा, ऐसी धाराशार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? इसी तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? सूखे वस्त्र अंदर तल पर है। तुमने पहले से ही निकाल कर रख दिए। तुम जानती थी मैं भीग जाऊंगी और मुझे पता था कि तुम चिंतित हो, फिर भी मुझे भीगने का तनिक खेद है। ना भीगती तो आज वंचित रह जाती। वस्त्र बदल लूं फिर आकर तुम्हें बताती हूँ। वो बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। माँ, आज की वो क्षण मैं कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने आज से पहले कभी नहीं किया। जैसे वो सौंदर्य अस्पृश्य होते हुए भी मान सकूं। मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी, और तब मुझे एहसास हुआ कि वो क्या है जो भावना को कविता कर देता है। क्या बात है माँ, तुम इतनी चुप क्यों हो? देख रही हो मैं काम कर रही हूँ। काम तो तुम हर समय करती हो, परंतु हर समय इस तरह चुप तो नहीं रहती। मुझसे बात करो। क्या बात करूँ? कुछ भी कहो। मुझे डांटो कि मैं भीग कर क्यों आई हूँ, या कहो कि तुम काम करते करते थक गई हो इसलिए बाकी के शेषदान मैं फटक गई, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे सब अच्छा लगता है, और घर में मैं दुकेली कब होती हूँ? तुम्हारे रहते मैं अकेली नहीं हूँ। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। मेरे घर में रहते भी तुम अकेली होती हो। कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो कि मैं तुम्हारे सब कामों में बाधा डालती हूँ, और कभी कहती हो मुझे बताओ तुम इतनी गंभीर क्यों हो? दूध उठा दिया है, शर्करा मिला लो और पी लो। नहीं माँ, तुम पहले बताओ। अब जाकर थोड़ी देर तल पर विश्राम कर लो, मुझे अभी बहुत काम करना है। विश्राम नहीं करना है माँ, थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूँ। तुम ऐसे करोगी तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। क्या बात है माँ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, जो मुझे नहीं बताया। ये कौन लोग हैं माँ? संभवतः राज्य के कर्मचारी। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ना जाने क्या कर रहे हैं। कभी वर्षों में ये आकृतियां यहाँ दिखाई देती हैं, और जब भी दिखाई देती हैं कुछ ना कुछ अनिष्ट जरूर होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है तो कभी महामारी की। परंतु आज ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं? ना जाने किस लिए आए हैं। माँ, तुमने बात नहीं बताई। अग्निमित्र आज लौट आया है। लौट आया है? कहाँ से? जहां मैंने उसे भेजा था। तुमने भेजा था? परंतु मैंने तुम्हें कहा था कि अग्निमित्र को कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं है। तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? तुम समझती हो मैं निरर्थक प्रलाप करती हूँ? देख रही हूँ, तुम्हारी बात ही सच होने जा रही है। अग्निमित्र संदेश लाया है कि वो लोग इस विवाह के लिए प्रस्तुत नहीं है, और कहते हैं कि क्या कहते हैं? क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, और फिर अगर वो उसे नष्ट भी करना चाहे तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? मैं कब कहती हूँ कि मुझे अधिकार है? मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कह रही माँ। तुम ना कहो, पर मैं तो कह रही हूँ, आज तुम्हारा जीवन तो तुम्हारी संपत्ति है, उस पर तो मेरा कोई अधिकार ही नहीं। ऐसा क्यों कहती हो माँ? मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती? मैं जानती हूँ तुम पर आज तुम्हारा भी कोई अधिकार नहीं है, किंतु इतना बड़ा वादा मुझसे सहा नहीं जाता है। मैं समझती हूँ माँ, अपवाद होता है, तुम्हारे दुख की बात भी समझती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है। मेरे लिए वो संबंध संसार के सब संबंधों में बड़ा है। वास्तव में मैं अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है,
पवित्र, कोमल, अनश्वर। माँ तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती? तुम जिसे भावना कहती हो वो केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। भावना में भावना का वर्ण किया है। मैं पूछती हूँ आखिर भावना में भावना का वर्ण होता क्या है? उससे जीवन की स्थूल आवश्यकता किस तरह पूरी होती है? भावना में भावना का वर्ण। माँ जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं होती, उसके अतिरिक्त भी जीवन में बहुत कुछ होता है। होगा, पर मैं नहीं जानती। सच तो यह है माँ कि ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उन्हें संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। ग्राम के अन्य लोग उसे उतना नहीं जानते जितना मैं उसे जानती हूँ। मैं उससे घृणा करती हूँ। माँ ग्राम के अन्य लोगों से क्या प्रयोजन है, परंतु मुझे है। उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। ठहरो माँ, तुम चल क्यों दी? माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है, और उसे घर में बहुत कुछ करना होता है। हम हार नहीं मानेंगे, हम जिएंगे हर चावक, हम जिएंगे। एक बार से हाथ होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ? हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों को कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। ये आहत हरिण शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? आज ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियां देख रहा हूँ। राज्य के कुछ कर्मचारी आए। हम सोएंगे, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। माँ ने दूध औटा कर रखा है, देखती हूँ। अभी अभी 2-3 राज्य के कर्मचारियों को हमने घोड़ों पर जाते देखा है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं तो कोई ना कोई अनिष्ट अवश्य होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है तो कभी महामारी की। माँ आज बहुत रुष्ट है। हम स्वस्थ हो रहे हैं। ना जाने इसकी रुई जैसे कोमल शरीर पर इसे बाण छोड़ते बना कैसे। ये कुलांच भरता मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा तुझे वहां ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आंखें और उसका सा ही स्नेह मिलेगा। सच, माँ आज बहुत रुष्ट है। उन्हें अनुमान हो गया होगा कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, वरना इस तरह भीग कर ना आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। दूध मुझे दे दो और उसे बाहों में ले लो। नहीं, हम ऐसा हठ नहीं करेंगे। हम दूध अवश्य पिएंगे। ऐसे, हाँ ऐसे। दूध पिलाकर इसके मांस को और भी कोमल कर लेना चाहते हो? जहां तक मैं जानता हूं हम लोग परिचित नहीं है। कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, लेकिन फिर भी मेरे बाण से हाथ हरिण उठा लाने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? देख रहा हूं तुम इस प्रदेश की निवासी नहीं हो। मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। तो क्या मैं ललाट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो? तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए हैं यह मेरी वांट से हाथ हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी? इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम तुम्हें इसके लिए अपराधी ना माने। तो राजपुरुषों के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है। जानकर आश्चर्य हुआ। समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी यह नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। ये हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। तुम्हें सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका, इसे अंदर ले जाकर तल पर एक आसन पर रखो। और आसन हरिण शावकों के लिए नहीं है। माँ तुम देख रही हो? हाँ देख रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ। इसे मुझे दे दो मल्लिका, इसके लिए मेरी बाहों का आश्रय पर्याप्त होगा। मैं इसे घर ले जाऊंगा। और राजपुरुष दंतुल तुम्हें इसे घर ले जाते हुए देखता रहेगा। ये राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। राजपुरुष की रुचि क्या होती है? संभवतः इसका परिचय तुम्हें अवश्य देना होगा। संभवतः राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हट मत करो। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्रों की चिंता नहीं करेंगे। कालिदास? तुम्हारा अर्थ है मैं जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वो कवि कालिदास है? हाँ हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राज का प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। उज्जैनी राज का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है? सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार पढ़ा है और उसकी प्रशंसा की है। इसलिए आज उज्जैनी का राज ऋतुसंहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राज कवि का आसन देना चाहता है। आचार्य व रुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राज कवि का आसन।
मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया। मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। तुमने सुना माँ? राज उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दिए हैं, थोड़ा दूध शेष है, जाओ जाकर पी लो। तुमने सुना नहीं माँ, राजपुरुष क्या कह रहा था? दूध पी लो। आशा करती हूँ अब इस घर में और किसी का आतिथ्य नहीं होना है। आतिथ्य? मैं तो चाहती हूँ आज इस घर में सारे संसार का आतिथ्य कर सकूं। तुम्हें इस दूध से नहला दूं माँ? मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ। तुम सोच सकती हो माँ आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। माँ, राजी उन्हें सम्मान दे रहा है माँ। उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा। उस व्यक्ति को जिसे कभी घर में और घर के बाहर सिर्फ लांछना और प्रताड़ना ही मिली है। अब तो तुम विश्वास करती हो माँ कि मेरी भावना निराधार नहीं है। मैं कुछ भी सोच नहीं सकती। अब उठ जाने तो मुझे बहुत काम करना है। नहीं माँ, उठो नहीं, इसी तरह बैठी रहो। राजी उन्हें सम्मान दे रहा है माँ। उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा। अब तो तुम सोच सकती हो माँ मेरी भावना निराधार नहीं है। मेरी वो अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता है। और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती है। बैठ जाओ माँ, मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि तुम आज समझ लो। तुम कहती हो तुम्हारा उससे भावना का संबंध है। वो भावना आखिर क्या है? मैं उसे कोई नाम नहीं देती। परंतु लोग उसे नाम देते हैं। यदि वास्तव में तुम्हारा उससे भावना का संबंध है तो वो तुमसे विवाह क्यों नहीं करना चाहता? तुम उनके प्रति सदा अनुदार रही हो माँ। तुम जानती हो मातुल के घर में उनकी क्या दशा रही है। उस अभावग्रस्त और साधनहीन जीवन में विवाह की कल्पना कैसे की जा सकती है? और अब जबकि उसका जीवन साधनहीन और अभावग्रस्त नहीं रहेगा, किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। ये तुम्हारी नहीं, विलोम की भाषा है। मैं उसे अच्छी तरह समझती हूँ। तुम्हारे प्रति उसका कोई कर्तव्य नहीं है। अब तुम समझो, तुम्हारी जब माँ का शरीर नहीं रहेगा, इस घर में जब एक समय भोजन की व्यवस्था नहीं होगी, तो जो प्रश्न तुम्हारे सामने उठेगा तुम उसका क्या उत्तर दोगी? क्या तुम्हारी भावना उस प्रश्न का समाधान कर पाएगी? फिर कह दो कि मेरी नहीं विलोम की भाषा है। माँ, आज तक का जीवन भी तो किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा। आज जब उनका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है तो मैं उनके सामने अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं करना चाहती। अंबिका, अंबिका, घर में हो कि नहीं? हो, घर में ही हो। मैं आज सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूँ कि मेरा इस कालिदास नामधारक जीव से कोई संबंध नहीं है। क्या हुआ है आर्य मातुल? मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया, क्या इसी दिन के लिए कि इस तरह कुलद्रोही बने? परंतु उन्हें तो सुना है कि राज्य की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। यही तो कह रहा हूँ, उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। परंतु आप तो कह रहे हैं कि मैं ठीक कह रहा हूँ, आचार्य कलियुग से अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। किंतु 2 रथ रथवा और 4 अश्वारोही उनके साथ में है। अंबिका, मैं तुमसे नहीं कहता था कि हमारे प्रपितामह के एक दौहित्र का पुत्र गुप्त राज्य की ओर से शकों से युद्ध कर चुका है। मातुल, तुम अपने भागिन्ने की बात कर रहे थे? उसी की बात कर रहा हूँ अंबिका। अब तुम समझो कि एक तरह से राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है, और वे वंशावतंस कहते हैं कि मुझे सम्मान नहीं चाहिए। वे राज के सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहते। सम्मान मिलता है, ग्रहण करो। नहीं, कविता का मूल्य ही क्या है? कविता का कुछ मूल्य है आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मातुल, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि वो उज्जैनी अवश्य जाएगा। अवश्य जाएगा। वे लोग इसके अनुचर हैं जो अब स्तुति करके से यहाँ से ले जाएंगे। अब सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को और बढ़ा देती है। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, तुम्हारा भागिन्य तो लोक नीति में भी निष्णात है। ये लोक नीति है तो मैं कहूंगा कि लोक नीति और मूर्ख नीति दोनों का एक ही अर्थ होता है। जो व्यक्ति कुछ देता है, धन हो या सम्मान हो, उसका मन बदल भी तो सकता है, और अगर बदल गया तो बदल गया। मातुल, आप अभी तक यहाँ हैं और आचार्य आपकी वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मैंने नहीं कहा था कि जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं तब तक तुम आचार्य के पास ही रहना? हाँ, परंतु ये भी तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके तो तुरंत आपको सूचना दे दूं। ये कहा था, किंतु वो भी तो कहा था। ये कहा आपको समझ में आ गया, वो नहीं आया। किंतु क्या मातुल मूर्ख है? तुम मातुल को मूर्ख समझते हो? नहीं मातुल, मैं मूर्ख नहीं, निश्चय क्यों मूर्ख हो? आचार्य ने क्या कहा है? आचार्य ने कहा है वो आपके साथ इस सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं, जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया। कालिदास की कविता? ना जाने इतने बड़े आचार्य को कालिदास की कविता में क्या विशेषता दिखाई देती है। मल्लिका, मातुल के लिए अंदर से आसन ला दो। नहीं, मुझे आसन नहीं चाहिए। आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरा कर्तव्य कहता है कि जैसे भी हो उसे आचार्य के सामने प्रस्तुत करो, और मन कहता है कि जहां भी दिखे ज्योति से पकड़ कर उसे पटक दो।
मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। परंतु कालिदास इस समय है कहाँ? कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। आपने उन्हें देखा है? हाँ, देखा है। परंतु आपने मातुल से नहीं कहा। मैं नहीं चाहता कि मातुल इस समय वहां जाए। क्यों? आप नहीं चाहते कि कालिदास? मैं चाहता हूँ कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाए, इसीलिए तो मैंने मातुल का इस समय वहां जाना उचित नहीं समझा। और तुम्हें तो पता है, मातुल को अपने शब्द सुनने का ऐसा रस प्राप्त होता है कि वे बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, परिस्थिति को समझना नहीं चाहते। और उधर कालिदास हैं कि हट किए हुए बैठे हैं कि जब तक उज्जैनी से आए अतिथि लौट नहीं जाते, वे जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। कैसी विचक्षणता है! विचक्षणता? अब ये विचक्षणता ही तो है। इसमें विचक्षणता क्या है अंबिका? राज्य कवि का सम्मान करना चाहते हैं और कवि सम्मान के प्रति उदासीन जगदम्बा के मंदिर में साधना निरत बैठे हैं। राज्य कवि की अभ्यर्थना करते हैं और कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है। इतना बड़ा नाटक विचक्षणता नहीं है। कालिदास नाटक नहीं कर रहे अंबिका। मुझे विश्वास है उन्हें राज के सम्मान का कोई मोह नहीं। वे सचमुच इस पर्वत भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते। नहीं जाना चाहता? मातुल या किसी और का आग्रह उनका हट नहीं छुड़ा सकता। केवल एक ही व्यक्ति है जिसके अनुरोध से संभव है कि वो ये हट छोड़ दें। हमारे घर में उसके किसी हट छोड़ने या ना छोड़ने से कोई प्रयोजन नहीं है। कालिदास अपनी भावुकता में भूल रहे हैं कि वो इस अवसर का तिरस्कार करके बहुत कुछ खो बैठेंगे। माना कि योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, परंतु शेष पूर्ति भी तो प्रतिष्ठा द्वारा पूर्ण होती है। नहीं, कालिदास को उज्जैनी अवश्य जाना चाहिए। तो उसमें बाधा क्या है? मैंने अनुभव किया है कि उनके हट के मूल में कहीं ना कहीं एक गहरी कटुता की रेखा है। मैं जानती हूँ वो रेखा कहाँ है। कुछ समय पूर्व उनका एक राजपुरुष से सामना हो चुका है। उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो मल्लिका। अगर आज कालिदास उज्जैनी नहीं जाते हैं तो कालिदास जो आज हैं जीवन भर वही रहेंगे, और जो लोग आज ऋतु संहार की प्रशंसा कर रहे हैं वे लोग भी उन्हें कुछ दिनों में भूल जाएंगे। नहीं, उन्हें सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। आइए मैं आपके साथ जगदम्बा के मंदिर में चलती हूँ। मल्लिका, माँ, मुझे बाहर के व्यक्ति के सामने कहना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे वहां जाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। विक्षेप बाहर का व्यक्ति नहीं है अंबिका। ये एक महत्वपूर्ण क्षण है माँ। मुझे इस समय वहां अवश्य जाना चाहिए। आइए आर्य निक्षेप। क्षमा चाहता हूँ अंबिका। भावना, एक कोमल भावना। घिरे हुए मेघों ने आज अंधकार कर दिया है अंबिका, या तुम्हें ही समय का ज्ञान नहीं रहा? आश्चर्य है, तुमने दीपक नहीं जलाया। विलोम, तुम यहाँ क्यों आए हो? दीपक जला दूं? विलोम का आना ऐसे आश्चर्य का विषय नहीं है अंबिका। तुम जानते हो तुम्हारा यहाँ आना मल्लिका को सहाय नहीं है। जानता हूँ अंबिका, मल्लिका बहुत भोली है। वो लोग जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। वो नहीं चाहती कि मैं यहाँ आऊँ, क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मेरी आंखों में उसे अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है। उसे उलझन होती है। अब तुम ही बताओ अंबिका, मेरा एकमात्र दोष ये है कि मैं जो भी अनुभव करता हूँ स्पष्ट कह देता हूँ। मैं इस समय तुम्हारे किसी दोष का विवेचन नहीं करना चाहती। कालिदास उज्जैनी चला जाएगा और मल्लिका, राज्य की ओर से उसका सम्मान होगा और मल्लिका यहीं पड़ी रहेगी। क्यों अंबिका? मैं इस संबंध में कुछ भी नहीं सोच सकती। देख रहा हूं इस समय तुम बहुत दुखी लग रही हो, और तुम दुखी क्यों नहीं रही अंबिका? तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। पहले से कहीं दुबली हो गई हो। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है। मैं नहीं जानती। तुम नहीं जानती? कालिदास उज्जैनी चला जाएगा और मल्लिका, जिसका नाम उसके कारण सारे प्रांतर में अपवाद का विषय बना हुआ है, वो यहीं पड़ी रहेगी। क्यों अंबिका? तुमने इस बारे में कभी सोचा नहीं? मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ विलोम कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे इसीलिए दुख सहे हैं सारे। मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ तुम यहाँ से चले जाओ। मैं इस समय अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ, और मैं ये सब बातें तुमसे नहीं उसी से कहने के लिए आया हूँ। आशा कर रहा हूँ जगदम्बा के मंदिर से मल्लिका के साथ अभी यहाँ आएगा। मैंने उसे जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते देखा। मैं यहीं उसकी प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। मैं जानता हूं कि तुम कहाँ, किस समय और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक होते हो। कहो, आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो? छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है कालिदास। मैं जानता हूं तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। उस वृत्ति ने संभवतः छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया है। आज निसंदेह तुम छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो कालिदास। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है। सुना मैंने भी।
तुम्हें दुख हुआ? दुख? हाँ हाँ हाँ, बहुत। एक मित्र से बिछुड़ने का किसे दुख नहीं होता कालिदास। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांतर को भूल तो नहीं जाओगे। सुना वहां जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है, वहां के जीवन में कई तरह के आकर्षण हैं। आर्य विलोम, ये समय और स्थान इन बातों के लिए नहीं है। मैं आपको इस समय यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी। मैं जानता हूँ तुम इस समय मुझे यहाँ देखकर प्रसन्न नहीं हो, परंतु मैं तो अंबिका से मिलने आया था। कई दिनों से भेंट नहीं हुई थी और मेरा यहाँ होना कोई ऐसी अप्रत्याशित बात नहीं है। विलोम का कुछ भी करना अप्रत्याशित नहीं है। हाँ, कई कुछ ना करना अप्रत्याशित हो सकता है। ये वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास कि हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं। निसंदेह मेरे स्वभाव में ऐसी कोई बात नहीं जो तुमसे छिपी हो। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम दोनों एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं कालिदास। निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। अच्छा है कि तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। उसी निकटता के अधिकार से मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? संभव है फिर कभी तुमसे बात करने का अवसर ही प्राप्त ना हो। एक दिन का व्यवधान तुम्हें हमसे बहुत दूर कर देगा ना कालिदास? वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता। मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूँ। मेरा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अभी तक वही कालिदास हो ना? मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझ सका। मेरा अभिप्राय नहीं समझ सका। मेरा अभिप्राय है कि आज तक पूरे ग्राम प्रांतन में कालिदास के साथ मल्लिका को लेकर बहुत कुछ कहा जाता रहा है। आर्य विलोम, आप तो उसे दृष्टि में रखते हुए क्या ये उचित नहीं कि कालिदास स्पष्ट बता दे कि वो उज्जैन अकेले ही जा रहा है या? कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। मैं कब कहता हूँ बाध्य है, परंतु कालिदास का अंतःकरण उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास? मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ। तुम दूसरों के घर में ही नहीं, उनके जीवन में ही अनधिकार प्रवेश कर जाते हो। अनधिकार प्रवेश? मैं? क्यों अंबिका? तुम्हें कालिदास की ये बात कहां तक संगत प्रतीत होती है कि मैं विलोम दूसरों के जीवन में अनधिकार प्रवेश कर जाता हूं? मैं तुमसे कह चुकी हूँ विलोम, मुझे समझ में अब कुछ नहीं कहना। बस चल ही दी। अच्छा कालिदास तुम भी बताओ। तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं इतना ही जानता हूं कि मुझे ग्राम प्रांतर छोड़कर उज्जैनी जाने का तनिक मोह नहीं है। निसंदेह तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा? एक साधारण व्यक्ति को हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा? परंतु मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि यदि क्षण भर के लिए स्वीकार कर लिया जाए कि तुम जाने का निश्चय कर लो, तो उस स्थिति में क्या ये उचित नहीं कि? आर्य विलोम, आप अपनी सीमा से आगे जाकर बात कर रहे हैं। मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना भला बुरा समझती हूँ, परंतु आप संभवतः ये अनुभव नहीं कर रहे कि आप इस समय एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। यह अनुभव करने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करती हो, मैं जानता हूँ, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता और मेरा यहाँ होना इतना ही पर्याप्त है। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास। तुम जानते हो विलोम तुम्हारा ही शुभ चिंतक है। अनचाहा अतिथि संभवतः फिर कभी आ पहुंचे, तब तक के लिए क्षमा चाहते हुए फिर उदास हो गए। देखो, तुम मुझे वचन दे चुके हो। फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राज्याश्रय स्वीकार करने का ही नहीं है। से कहीं बड़ा एक प्रश्न मेरे सामने खड़ा है। और वो प्रश्न मैं हूं ना? यहां बैठो। मेरी ओर देखो। तुम सोचते हो कि अवसर ठुकराकर तुम यहां से चले जाओगी तो मुझे सुख होगा। मैं जानती हूं तुम्हारे चले जाने से मेरे अंदर कोई रिक्तता छालेगी। बाहर भी संभवतः बहुत सूना प्रतीत होगा, लेकिन फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही। मैं हृदय से कहती हूँ, तुम्हें जाना चाहिए। चाहता हूं तुम इस समय अपनी आंखें देख सकती। मेरी आंखें इसलिए गीली हैं क्योंकि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम सोचते हो कि यहाँ से दूर होकर तुम मुझसे दूर हो सकते हो। कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तुम घिर जाओगे, परंतु मैं तुम्हें घिरना नहीं चाहती। इसलिए कहती हूँ, जाओ
तुम पूरी तरह नहीं समझ रही हो मल्लिका। प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूं कि ग्राम प्रांतरे ही मेरी वास्तविक भूमि है और मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूं। यहां से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। ये क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी? नई भूमि सुखा भी तो सकती है। कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो। तुम्हारी प्रतिभा का स्पर्श वो भूमि अवश्य पालेगी। और इस जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी होंगी। ये क्यों आवश्यक है कि तुम उन अपेक्षाओं का पालन करो? फिर भी कई कई आशंकाएं उठती है मल्लिका। मुझे हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता। मेरी ओर देखो। क्या अब भी उत्साह का अनुभव नहीं होता? विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होगी। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ, यहाँ के हरिण, इन सबको तुम अपने साथ ले जाओगे। और मैं भी तो तुमसे दूर नहीं होंगी। जब भी तुम्हारे निकट आना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाया करूंगी और उड़कर आते मेघों में घिर जाया करूंगी। लगता है फिर वर्षा होगी। यूं भी अंधेरा बहुत हो गया है। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मुझे जाने के लिए कह रही है? हाँ, देखना, मैं तुम्हारे पीछे बहुत प्रसन्न रहूंगी। बहुत घूमूंगी और हर संध्या को जगदम्बा के मंदिर में जाकर सूर्यास्त देखा करूंगी। इसका अर्थ है तुमसे विदा लूं? नहीं, विदा तुम्हें नहीं दूंगी। जा रहे हो इसलिए प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। जाओ। मल्लिका, मल्लिका, चलो, तुम स्वस्थ नहीं हो, अंदर चलकर विश्राम करो। मैं स्वस्थ हूँ माँ, मुझे यहीं रहने दो। देखो माँ, चारों ओर कितने गहरे मेघ घिरे। कल ये सब उज्जैन की ओर हो जाएंगे। रो नहीं मल्लिका, चलो उठो, अंदर चलकर विश्राम करो। मैं रो नहीं रही हूँ माँ। मेरी आंखों से जो बरस रहा है वो सुख है माँ, सुख। अब कैसा है अंबिका का स्वास्थ्य? वैसे ही ज्वर आता है अभी। पहले से कुछ भी अंतर नहीं पड़ा? लगता तो नहीं। 2 वर्ष से निरंतर एक सा ज्वर। वास्तव में बहुत चिंता करती है अंबिका। औषध भी ठीक से नहीं खाती। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है। दुबली होती जा रही हो। बहुत दिन हुए राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया। कभी कभी सोचता हूँ कि एक बार जाकर उनसे मिल आऊं। क्यों? कई बातें करना चाहता हूँ। कई बार तो लगता है कि दोष मेरा ही है। किस बात का? बात तुम जानती हो। मैंने आशा नहीं की थी कि कालिदास उज्जैनी जाकर इस तरह से वहां के हो जाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि वे वहां जाकर इतने व्यस्त हैं। यहाँ तो उन्होंने केवल ऋतु संहार की रचना की थी, वहां उन्होंने कई नए काव्यों की भी रचना की है। हाँ, यूं तो सुना है उन्होंने वहां जाकर कई नाटकों की भी रचना की है जो उज्जैनी की रंगशालाओं में खेले गए हैं। फिर भी क्या? कहते दुख होता है। और भी तो कई बातें सुनी हैं। व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा। सुना तो ये भी है कि गुप्त वंश की राजदूता के साथ उनका विवाह हो गया। तो इसमें बुरा क्या है? एक तरह से देखे तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, परंतु यहाँ रहते हुए उनका जो आग्रह था
कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, उस आग्रह का क्या हुआ? उन्होंने ये नहीं सोचा कि उस आग्रह की रक्षा के लिए तुमने... उनके प्रसंग में मेरी बात कहीं नहीं आती। मैं अनेक साधारण व्यक्तियों में से हूँ, वे असाधारण हैं। सुना है राजदुहिता बहुत विदुषी है। हाँ सुना है। मैंने कहा ना कि एक तरह से देखे तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, परंतु दूसरी तरह से देखने पर बहुत ग्लानि होती है। इसके विपरीत मुझे अपने आप से ग्लानि होती है कि ये ऐसी मैं उनके कार्य में बाधा भी तो बन सकती थी। अगर आपके अनुग्रह से मैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित ना करती तो कितनी बड़ी क्षति होती। यही तो दुख है कि मेरे कहने से अगर तुम ऐसा ना करती तो आज तुम्हारे जीवन का रूप ये ना होता। मेरे जीवन में क्या अंतर आया है? पहले माँ काम किया करती थी, वे अस्वस्थ है तो अब मैं काम करती हूँ। हाँ, बाहर से तो इतना ही अंतर लगता है। केवल इतना ही अंतर है। माँ को औषध दे दूं? अभी आती हूँ। माँ, ठंड लगती है तो किवाड़ बंद कर दूं? लगता है यार फिर कुछ लोग बाहर से आए हैं। कौन लोग? संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। दो वैसे ही आकृतियां मैं देख रहा हूँ जैसी तब देखी थी जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। वैसी आकृतियां? जानते हैं माँ इनके संबंध में क्या कहती है? कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं तो कोई ना कोई अनिष्ट अवश्य होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है तो कभी महामारी की। परंतु पिछली बार तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ? क्या हुआ? और जो हुआ वो तो अच्छा ही था। हवा में आजकल इतनी नमी रहती है कि वस्त्र घंटों नहीं सूखते। परंतु कैसे? सहसा उत्तेजित क्यों हो उठे आ रहे हैं? मैंने अभी एक और आकृति को घोड़े पर जाते हुए देखा है। तो क्या हुआ? आपको भी माँ की तरह अनिष्ट की आशंका हो रही है? वो एक परिचित आकृति है मल्लिका। परिचित आकृति? मुझे विश्वास है वे स्वयं कालिदास हैं। कालिदास? मैंने अपनी आंखों से देखा है। वे घोड़ा दौड़ाते हुए पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इस राशि वेशभूषा में उन्हें कोई पहचान पाए या ना पहचान पाए, परंतु निक्षेप की आंखें उन्हें पहचानने में भूल नहीं कर सकती। मैं भी जाकर देखता हूँ। वे आए और पर्वत शिखर की ओर गए हैं। सुन, इससे पूछ क्या हम अंदर आ सकती है? तू पूछ। अच्छा मैं पूछती हूँ। सुनो, क्या ये तुम्हारा घर है? हाँ हाँ, आइए। आप मेरे यहाँ आए हैं? हम विशेष रूप से किसी के यहाँ नहीं आई, समझ लो यूं ही आई हैं ग्राम प्रांतों में घूमती हुई। हम यहाँ के घर देखना चाहती हैं, यहाँ के जीवन का अध्ययन करना चाहती हैं। पहले मैं परिचय दे दूँ, ये है रंगनी। उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती है। नाटक लिखने में भी इसकी रुचि है। और ये है संगिनी, उसी केंद्र में मृदंग और वीणा वादन करती है। बहुत सुंदर प्रणय गीत लिखती है। अब गद्य की ओर जा रही हैं। और तुम्हारा परिचय? तुमने अपना परिचय नहीं दिया। मेरा परिचय कुछ भी नहीं है। आइए यहाँ आसन पर बैठिए। नहीं, हम आसन में बैठने के लिए नहीं आई हैं, हम अध्ययन करने के लिए आई हैं। इस स्थान को तुम लोग क्या कहती हो? किस स्थान को? इसका अभिप्राय इस सारे स्थान से है जहाँ हम अभी हैं। उज्जैनी में हम इसे प्रकोष्ठ कहते हैं। यहाँ तुम लोग क्या कहते हो? प्रकोष्ठ? प्रकोष्ठ? प्रकोष्ठ को तुम लोग भी प्रकोष्ठ ही कहते हो। ओह, और इसे कुंभ। कुंभ? प्रकोष्ठ को प्रकोष्ठ और कुंभ को कुंभ। देखो, यहाँ के कुछ स्थानीय शब्द नहीं है। स्थानीय शब्द? हाँ, आंचलिक शब्द। जैसे पतंजलि में लिखा है ना कि यद्वा को लोग यरवा बोलते हैं और तद्वा को तद्वा। मुझे इतना ज्ञान नहीं है। देखो, हम कुछ ऐसी बातें जानना चाहते हैं जिनका संबंध यहाँ के और केवल यहाँ के जीवन से हो। तुम्हारे घर और वस्त्र तो लगभग हमारे जैसे हैं। यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता क्या है? यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता? मुझे इतना ज्ञान नहीं है। हम तो हर रूप से साधारण लोग हैं। ये मैं नहीं मान सकती। इस प्रदेश ने कालिदास जैसी असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया है। यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। देखो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। बात यह है कि राजकीय नियोजन से हम दोनों कवि कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन करने आई। तुम समझ सकती हो कि ये कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन
यहाँ घूमकर हम दोनों तो लगभग निराश हो चुकी हैं। यहाँ कुछ सामग्री है ही नहीं। अच्छा, यहाँ की कुछ वनस्पतियों के नाम बताओ। कैसी वनस्पति? कैसी वनस्पति? जैसे कुमार संभव में कालिदास ने लिखा है, भास्वंती रत्नानि महौषधींश्च। यह प्रकाश देने वाली औषधियाँ कौन सी हैं? हाँ, औषधियाँ प्रकाश नहीं देती। औषधियाँ प्रकाश नहीं देती? तुम्हारा अभिप्राय है कि जो कालिदास ने लिखा है वह झूठ है? उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं लिखा है। उन्होंने तो लिखा है। रहने दे संगिनी, ये यहाँ के संबंध में विशेष कुछ नहीं जानती। चल चलते हैं। अच्छा, तुम्हारा बहुत समय नष्ट किया, क्षमा करना। आज वर्षों के बाद तुम लौट कर आए। सोचती थी तुम आओगे तो वैसे ही मेघ घिरे होंगे, वैसा ही अंधेरा सा दिन होगा। उसी तरह एक बार फिर वर्षा में भीगूंगी और तुमसे कहूंगी कि देखो, मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी। उज्जैनी की ओर जाने वाले व्यवसायियों से कितना कितना कहकर मैंने ये सब रचनाएं उनसे मंगवाई। सोचती थी तुम्हें मेघदूत की पंक्तियां गा गा कर सुनाऊं, पर वह शिखर पर घंटा ध्वनियां गूंज उठेंगी और अपनी ये भेंट तुम्हारे हाथों में रख दूंगी। कहूंगी कि देखो, ये कोरे पन्ने मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए। ये तुम्हारी नई रचना के लिए है। इन पर तुम जब जो भी लिखोगे, तब तब मुझे एहसास होगा कि मैं भी कहीं हूँ, मेरा भी कुछ है। पर आज तुम लौटे हो तो सारा वातावरण ही कुछ और नहीं समझ पा रही कि तुम भी वही हो या 6 8 6 8 6 8। ओके, 1 2 3 4 6 8 6 8 6। मुझे विश्वास है मैं इस समय देवी मलिका के सामने खड़ा हूँ। जी कहिए। देव मातृगुप्त के अनुचरों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। देव मातृगुप्त कौन है? ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत एवं रघुवंश के प्रणेता कवींद्र, राजनीति निष्णात आचार्य तथा कश्मीर के भावी शासक, देव मातृगुप्त की राजमहिषी, गुप्त वंश दोहिता, परम विदुषी देवी प्रियंगु मंजरी यहाँ उपस्थित होने वाली है और शीघ्र ही आपसे मिलना चाहती है। ऋतु संहार, मेघदूत आदि के प्रणेता तो कालिदास है, और आप कह रहे हैं कि वे गुप्त राज्य की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मातृगुप्त उन्हीं का नया नाम है। कश्मीर का शासन संभालने के लिए जा रहे हैं और उनकी राजमहिषी मुझसे मिलने के लिए आ रही है। मुझे विश्वास है कि आप इस गौरवपूर्ण अवसर पर अपने उपवेश गृह की वस्तु विन्यास में कुछ परिवर्तन आवश्यक समझेंगी। इसे आपका आदेश समझते हुए ये कार्य अभी अपने हाथों से संपन्न कर देते हैं। आओ अनुनासिक। मैं समझता हूँ कि इस आसन को द्वार के निकट होना चाहिए। देवी द्वार से प्रवेश करेंगे और आसन द्वार के निकट होगा। उस स्थिति में इसे इसकी वर्तमान स्थिति से 7 अंगुल दक्षिण की ओर हटा देना चाहिए। दक्षिण की ओर? मैं समझता हूँ इसे 5 अंगुल उत्तर की ओर होना चाहिए। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो विवादास्पद विषय होने से इसे यही रहने दिया जाए। हाँ, अच्छी बात है, इसे यही रहने दिया जाए। पर ये कुंभ, मैं समझता हूँ कि एक कुंभ उस कोने में होना चाहिए और दूसरा कुंभ उस कोने में होना चाहिए। पर मैं समझता हूँ कि कुंभ होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्यों का कोई उत्तर नहीं है। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो फिर कुंभ को भी यही रहने दिया जाए। अच्छी बात। ये वस्त्र भी गीले हैं, इसलिए वस्त्रों को भी यही रहने दिया जाए। क्यों? शास्त्रीय प्रमाण ऐसा है। कौन सा प्रमाण है? ये तो मुझे याद नहीं। ये याद है कि ऐसा प्रमाण है? हाँ, तो संदिग्ध विषय है। हाँ, तब तो अवश्य संदिग्ध विषय है। संदिग्ध विषय होने के नाते वस्त्रों को भी यही रहने दिया जाए। अच्छी बात है, वस्त्रों को भी यही रहने दिया जाए।
पर मैं समझता हूँ कि इस चूल्हे को अवश्य ही यहाँ से हटा देना चाहिए। चूल्हा हटाने का अर्थ होगा कि आसपास की सभी वस्तुओं को हटाया जाए। इसके लिए बहुत समय चाहिए। समय के अतिरिक्त बहुत धैर्य चाहिए। धैर्य के अतिरिक्त परिश्रम चाहिए। मैं समझता हूँ कि भाजनों को हाथ लगाना हमारी स्थिति के अनुकूल नहीं है। मैं भी यही समझता हूँ। तो इस बात से हम दोनों सहमत है कि चूल्हे और भाजनों को यही रहने दिया जाए। मैं समझता हूँ हम दोनों सहमत हैं। और कुछ तो शेष नहीं, मेरे विचार में कुछ भी शेष है नहीं, अभी शेष है। क्या? ये चौकी यहाँ रास्ते में पड़ी है, इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। अवश्य हटा देना चाहिए। तो हटा दो। तुम हटा दो। मैं? हाँ। तुम नहीं? नहीं। क्यों? क्यों का कोई उत्तर नहीं। परंतु पहले मैंने तुमसे कहा है। परंतु चौकी थी पहले तुमने है। तो रहने दो। अब चारों ओर एक दृष्टि और डाल। अधिकारी वर्ग, आपका कार्य यहाँ पूरा हो गया। हाँ पूरा हो गया। पूरा हो गया ना? हाँ बस चारों ओर एक दृष्टि और डालना। दृष्टि डाला शेष। वो दृष्टि अब रहने दीजिए। देवी प्रियंगु मंजरी बाहर पहुंच चुकी है। देवी प्रियंगी मंजरी है। वो इस सारे प्रदेश में सबसे शिशी, सबसे विनीत और सबसे भोली लड़की है। आओ मल्लिका, मैं देवी से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था। देवी जब से आई है तुम्हारे ही संबंध में प्रश्न किए जा रही हैं। आर्य मातुल, आप विश्राम करें। अनुचर हमारे लौटने तक बाहरी प्रतीक्षा करेंगे। किंतु आपके लिए आसन। उसकी चिंता ना करें, मुझे असुविधा नहीं होगी। असुविधा तो होगी। आप असुविधा को असुविधा ना माने ये बात और है। और असल में कुलीनता कहते इसी को है। बड़े कुल की विशेषता ही ये होती है कि आप विश्राम करें। मैंने पहले ही आपको बहुत थकाया है। मुझे थकाया है? आपने? आप मुझे थकाएंगी? आप मुझे दिन भर पर्वत शिखर से खाई में और खाई से पर्वत शिखर में जाने को कहती रहे तो भी मैं नहीं थकूंगा। मातुल का शरीर लोहे का है, लोहे का। वैसे ही हो जैसे मैंने कल्पना की थी। अच्छा तो मैं चलता हूँ। घर में कहीं कुछ बिखरा पड़ा है, कई तरह की व्यवस्था भी करनी है, तो अनुचर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। फिर भी मेरे लायक कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। क्या देवी के बैठने की कुछ तो व्यवस्था। सचमुच बहुत सुंदर हो। जानती हो तुम मुझे अपरिचित होते हुए भी अपरिचित नहीं लगते। आप बैठ जाइए ना। नहीं, बैठना नहीं चाहती हूँ। तुम्हें और तुम्हारे घर को देखना चाहती हूँ। उन्होंने कई बार तुम्हारी और इस घर की चर्चा की है। जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे उन दिनों प्रायः यहाँ का स्मरण किया करते थे। मैं समझ नहीं पा रही किस रूप में आपका आतिथ्य करूं। आप बैठ जाए तो मैं आपके लिए कुछ। आतिथ्य की बात मत सोचो, मैं तुम्हारे आतिथ्य के रूप में नहीं आई हूँ। संभव था ये ना भी आते, परंतु मैं ही विशेष आग्रह करके इन्हें यहाँ ले आई हूँ। एक बार इस प्रदेश को देखना चाहती थी। इसके अतिरिक्त एक और भी कारण था। चाहती थी यहाँ का कुछ वातावरण अपने साथ ले जाओ। इस प्रदेश का वातावरण? हाँ, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। दूसरा आसन नहीं, मेरे पास बैठो। लगता है यहाँ ग्राम प्रदेश में रहकर भी तुम्हें साहित्य से बहुत अनुराग है। किसकी रचनाएं हैं ये? कालिदास। अब वे मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर भी उनकी रचनाएं मिल जाती हैं। मेरे उज्जैनी की ओर जाने वाले व्यवसायियों से कह मंगवाई। मैं समझ सकती हूँ, उनसे जान चुकी हूँ कि तुम बचपन से उनके संग में रही हो। उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा मोह स्वाभाविक है। वे भी जब तब यहाँ की चर्चा करते हैं आत्मविस्मृत हो जाते हैं, और इसी कारण कई बार उनका मन राजनीतिक कार्यों से भी उखड़ने लगता है। राजनीतिक कार्यों के संबंध में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती। हाँ, तुम राजनीतिक यही प्रदेश में रही हो ना। आओ यहाँ मेरे पास बैठो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं यहाँ का कुछ वातावरण अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। वो इसलिए कि इन्हें अभाव का अनुभव ना हो। इससे बहुत बार बहुत क्षति होती है। ये व्यर्थ में ही धैर्य खो देते हैं, जिसमें समय भी जाता है और शक्ति भी। इनके समय का बहुत मूल्य है। मैं नहीं चाहती इनका समय इस तरह नष्ट हुआ करे, इसलिए यहाँ से कई कुछ अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। कुछ हरिण शावक हमारे साथ जाएंगे, जिनका हम अपने उद्यान में पालन करेंगे। देख रही हूँ तुम्हारा घर बहुत जर्जर स्थिति में है।
तुम चाहो तो इस कार्य के लिए मैं आदेश दे जाऊंगी। उज्जैनी के 2 कुशल स्थपति हमारे साथ आए थे। क्यों? आप बहुत उदार हैं, परंतु हमें इसी तरह के घर में रहने का अभ्यास है, इसलिए असुविधा नहीं होगी। फिर भी चाहती हूँ तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अवश्य कर सकूं। उनके जीवन के कई आरंभिक वर्षों का इस घर के साथ भी संबंध है। मातुल के घर के स्थान पर मैंने नए भवन के निर्माण का आदेश दिया है। साथ ही स्थपतियों को आदेश भी दिया है कि उज्जैनी से शिलक्ष्णी शिलाएं लाकर कार्य शीघ्र ही आरंभ कर दे। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर के लिए भी ये आदेश दे दूंगी। नहीं, हाँ, मैं अपने आप को इस गौरव की अधिकारिणी नहीं समझती। परंतु मैं तुम्हें इससे कई अधिक के अधिकारिणी समझती हूँ। मेरे आने से पहले राज्य के 2 अधिकारी यहाँ आए थे। मैंने उन्हें केवल औपचारिकता के लिए ही नहीं भेजा था। तुमने उन दोनों को देखा है? जी, देखा है। तुम उन दोनों में से जिसे भी अपने योग्य समझो, उसी के साथ तुम्हारे विवाह का प्रबंध किया जा सकता है। संभवतः तुम दोनों में से किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती, परंतु राज्य में ये 2 ही नहीं, और भी अनेक अधिकारी है। तुम वहाँ मेरे साथ चलो, वहाँ जिससे भी चाहोगी उसी के साथ। इस विषय की चर्चा छोड़ दीजिए देवी। क्यों? तुम्हारे मन में कल्पना नहीं है कि तुम्हारा अपना घर परिवार हो? नहीं, इसके मन में कोई कल्पना नहीं है। माँ, इसके मन में कोई कल्पना नहीं है। ये तो भावना के स्तर पर जीती है। तुम उठ क्यों आई माँ? तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। चलो चलकर ले। अब मैं किसी आने वाले से बात भी नहीं कर सकती। दिन, मास, वर्ष मुझे ऐसे घुटते हुए बीतते हैं। ये घर घर नहीं, अब मुझे एक काल गुफा लगता है जिसमें मैं हमेशा बंद रहती हूँ। और तुम चाहती हो मैं किसी आने वाले से बात भी ना करूं। परंतु माँ, तुम स्वस्थ नहीं हो। तुम्हारी अपेक्षा में फिर भी स्वस्थ हूँ। राजवधु, राजवधु, ये घर सदा इस स्थिति में नहीं था। जब मेरे हाथ चलते थे तो मैं हमेशा इस घर को ऐसे ही लीपती बुहारती रहती थी। ये ऐसा टूटा सा नहीं पड़ा था, परंतु आज तो हम दोनों माँ बेटी बस ऐसे ही टूटी सी पड़ी रहती है। ये सब इसलिए कि मलिका, बैठ जाओ माँ। मैं देख रही हूँ कि घर की स्थिति अच्छी नहीं है। मलिका मेरे साथ चल सकती तो समस्या वैसे ही सुलझ जाती, परंतु अब भी जो कुछ भी मुझसे संभव होगा मैं कर जाऊंगी। स्थपतियों को आदेश दी जाऊंगी कि इस घर को गिराकर इसके स्थान। ऐसा आदेश मत दीजिए। इस घर को गिराने का आदेश मत दीजिए। मैं तो तुम्हारी सुविधा के लिए ही कह रही थी। तुम्हें इसमें असुविधा है तो ठीक है, मैं ऐसा आदेश नहीं दूंगी। फिर भी चाहती हूँ तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अवश्य कर सकूं। इस समय और नहीं रुक सकती। कल की यात्रा से पहले कई आवश्यक कार्य पूरे करने हैं। यूं तो इस समय भी अवकाश नहीं था, परंतु मैंने ही आना आवश्यक समझा। वे पर्वत शिखर की ओर घूमने गए थे और उस बीच में इधर चली आई। अच्छा राजवधु, मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि हम लोग मैं आपका कष्ट समझ रही हूँ। जो भी सहायता मुझसे बन पड़ेगी अवश्य करूंगी, परंतु इस समय अनुचर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए मुझे जाना होगा। उठो माँ। लो मेघदूत की पंक्तियां पढ़ो। इसमें न कहती थी उसकी कोमलता अब साकार हो उठी है। आज उस कोमलता का एक साकार रूप देख लिया। आज वो तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देने आया है, तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेती? घर की भित्तियों का परिसंस्कार हो जाएगा और तुम उनके यहाँ परिचारिका बनकर रह सकोगी। इससे बड़ा सौभाग्य तुम्हें और क्या चाहिए? इस तरह शुद्ध क्यों हो अंबिका? आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा है। राज के पगधूली जब घर में पड़ती हैं तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। इस तरह के अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आते हैं? ये अवसर देखने के लिए तो मैंने आज तक जीवन जिया है। इतना बड़ा सौभाग्य हमारे शूद्र जीवन पर कैसे समा सकता है? चलो मैं स्वयं चलकर इस सौभाग्य की ग्राम में घोषणा करूंगी कि इतने वर्षों के अभाव और दुख का इतना बड़ा फल लाए हैं कि राज्य के स्थपति हमारे घर की भित्तियों का परिसंस्कार कर देंगे। बैठ जाओ अंबिका, बैठ जाओ।
आज ग्राम के पास तुम्हारी बातें सुनने का अवकाश नहीं है। लोग आज बहुत व्यस्त हैं। वो बाहर से आए अतिथियों के लिए कई तरह की सामग्री जुटाने में लगे हुए हैं। अतिथि आज यहाँ के पत्थर तक बटोर कर ले जाना चाहते हैं। यहाँ के पत्थर भी आज बहुत मूल्यवान समझे जाने लगे हैं। यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे अरविलोम। ये बात और है कि पहले किसी ने उनका मूल्य समझा नहीं। तो जाकर तुम क्यों नहीं बटोर लेती? संभव है कि वहां के ग्राम के लोग कोई पत्थर शेष ही न रहने दे और तुम्हारी भावना का कोई आधार ही न रह जाए। ग्राम में आज चारों ओर बहुत उत्साह है। यह दिन इस प्रदेश के जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। लोग आज अपने पशुओं की चिंता नहीं कर रहे। वो बाहर से अतिथियों के लिए भोजन और पान की सामग्री जुटाने में लगे हुए हैं। और एक मनोरंजक विषय ये भी है कि राज परिवार के साथ राजधानी से आए कलाकार आज यहाँ की प्रत्येक वस्तु की अनुकृतियां बनाते घूम रहे हैं। यहाँ का कोई पेड़ पौधा तिनका शेष नहीं रहेगा जिसकी अनुकृतियां बनाकर नहीं ले जाएंगे। और एक कलाकार को तो मैंने यहाँ की धूप में अपनी छाया की अनुकृति बनाते देखा है। यहाँ की धूप में अपनी छाया अवश्य और सी होंगी, परंतु वो राक्षसी कौन सी थी जो किसी जीव को उसकी छाया से पकड़ लेती थी? काश मैं वो राक्षसी होती तो आज मैं से कहा है माँ तुम विश्राम करो। माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आप हाँ, अंबिका को तुम अंदर ले जाओ। ग्राम का उत्सव कोलाहल अंबिका के मन को और अशांत करेगा। मैं तो केवल उत्सव की सूचना देने आया था, परंतु आश्चर्य है कि कालिदास ने यहाँ आना उचित नहीं समझा। सुनते हैं कल तो वो लोग चले भी जाएंगे। उसने आना उचित नहीं समझा? वो जानता है कि अंबिका अभी भी जीवित है। परंतु मैं समझता हूँ एक बार यहाँ आएगा अवश्य। उसे आना चाहिए। क्यों, तुम क्या सोचती हो मल्लिका? उसे एक बार यहाँ आना नहीं चाहिए? मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ अरविलोम, आप यहाँ से चले जाइए। आपकी बातों से माँ का मन विक्षुब्ध होता है। मेरी बातों से अंबिका का मन विक्षुब्ध होता है? मैं समझता हूँ उसके कारण दूसरे हैं। अंबिका भी जानती है किन कारणों से उसका मन विक्षुब्ध होता है। मैं भी उन कारणों को समझता हूँ, इसलिए बहुत सी बातें जो अंबिका के मन में होती हैं मैं मुंह से कह देता हूँ। पर्वत शिखर की ओर से कश्मीर को आते देख रहा हूँ। संभव है इस बार कुछ क्षणों के लिए वो यहाँ रुकना चाहे। मैं कुछ स्थिति में उससे कुछ कुशल क्षेम पूछ लूंगा। मेरी उससे पुरानी मित्रता है। उस स्थिति में तो आपका यहाँ होना किसी भी दृष्टि से सही नहीं है अरविलोम। ये मेरा घर है और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो उसके लिए मेरी साजिश नहीं है। परंतु यही स्थान क्या हुआ है? मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ आप यहाँ से चले जाइए। मैं नहीं चाहती कि आप इस वक्त मेरे घर में हो। माँ इनसे कहो कि यहाँ से चले जाए। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती इनकी वजह से यहाँ कोई अच्छी स्थिति उत्पन्न हो जाए। अरविलोम, मैं आपसे फिर अनुरोध कर रही हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए। आप नहीं जानते कि चला जाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो, परंतु क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है जान सकता हूँ। क्यों अंबिका, मेरे यहाँ रहने से क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है? मैं जानती थी, आज नहीं, मैं तो तब से जानती थी। वो आता तो मुझे आश्चर्य होता, परंतु अब मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं है। मुझे तो प्रसन्नता है कि मैं उसके बारे में बिल्कुल ठीक सोचती थी, क्योंकि जीवन तो एक भावना है, कोमल भावना, बहुत कोमल भावना। मुझे खेद है, इस दिन की वर्षों से प्रतीक्षा थी, अपनी मित्रता पर भरोसा भी था। मैं आपसे फिर कह रही हूँ अरविलोम, आप यहाँ से चले जाइए, अन्यथा वास्तव में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो ही जाएगी। चला जाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण यहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो। अच्छा अंबिका, मुझे तुम्हारे स्वास्थ्य की बहुत चिंता रहती है। जहाँ तक संभव हो मधु और घृत का सेवन किया करो। मैंने अभी एक नया मधु निकाला है, आवश्यकता हो तो मैं तुम्हारे लिए। हमें मधु की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे घर में मधु पर्याप्त मात्रा में है। अच्छा अंबिका, पर यदि कभी मधु की आवश्यकता पड़ ही जाए तो संकोच मत करना। मल्लिका, अब भी रोती हो? उसके लिए जिसने उनके संबंध में कुछ मत कहो माँ, कुछ
फिर से वही शुरुआत। मैं नहीं जानता आप लोग क्या सोच रहे हैं, मैं कौन हूं और क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने वाला हूं। आप लोगों को शायद लगता है मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूं, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और। परंतु मैं अपने संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता, उसी तरह जैसे इस नाटक के बारे में कुछ नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि ये नाटक भी अपने आप में मेरी ही तरह अनिश्चित है। अनिश्चित होने के कई कारण हैं, जैसे नहीं छोड़िए, कारण की बात ही करना बेकार है, क्योंकि कारण हर चीज़ का कुछ ना कुछ तो होता ही है। हालांकि आवश्यक नहीं कि जो कारण दिया जाए वास्तविक कारण वही हो, और जब मैं अपने ही संबंध में निश्चित नहीं हूं तो किसी और चीज के कारण अकारण के संबंध में निश्चित कैसे हो सकता हूं? मैं वास्तव में कौन हूं? एक ऐसा सवाल है जिसका सामना करना मैंने इधर आकर छोड़ दिया है। जो मैं यहां इस मंच पर हूं वो यहां से बाहर नहीं, और जो यहां से बाहर हूं वो खैर, इसमें आप लोगों की क्या दिलचस्पी कि मैं इस मंच से बाहर क्या हूं। और शायद अपने बारे में इतना कह देना ही काफी है। मैं मदन मोहन गुगलानी उर्फ मदन मोहन राकेश उर्फ मोहन राकेश उर्फ राकेश इस नाटक का लेखक। वैसे आप लोग क्या सोचते हैं, कालिदास लौट कर आएगा या नहीं? और अगर कालिदास लौट कर आएगा तो क्या होगा? आइए देखते हैं। बैठो। मैंने अपने संबंध में बहुत बार सोचा है मल्लिका, और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अंबिका ठीक कहती थी। मैं यहां से क्यों नहीं जाना चाहता था? एक कारण यह भी था कि मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद सम्मान और प्रतिष्ठा के वातावरण में मैं जाकर कैसा अनुभव करूंगा। मन में की आशंका थी कि वो वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा, और ये आशंका निराधार नहीं थी। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूँ। तुम्हें ये बहुत अस्वाभाविक लगा होगा, परंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभाव और कितनी बार कालिदास और कितनी मल्लिकाओं से, जितनी बार ये नाटक मंच पर दोहराया गया है, हर बार कालिदास आता है और यही बोलकर चला जाता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता कालिदास।